Hello everyone. Today we are talking about main important cell organelle mitochondria. हम आज बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि हमारे सेल का पावर हाउस भी कहलाता है। नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज अपने YouTube प्लेटफॉर्म साइंस विद प्रवीण में आपका स्वागत करता हूं। आप सबने बहुत प्यार दिखाया है और थोड़ा सा मैं आपकी प्यार और सम्मान का मैं और चाहता हूं आप इसको प्लीज़ इस चैनल को और सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा कंटेंट पहुंच सके जो पढ़ने वाले छात्र हैं। आइए हम बात करते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पावर हाउस? बिकॉज यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया रहा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। इट मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनएरोबिक उसको बोलेंगे एक्चुअली में, जिसमें एनएरोबिक का मतलब एनएरोबिक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है और एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे हम एक्चुअली में मेन हमारा मतलब क्या समझाने का, हम इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं। तो पावर हाउस बोलने के पीछे केवल एक रीजन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को बनाता है, जिससे हमारी सेल के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कितने एटीपी यहाँ पे बनते हैं एनर्जी के? तो 36 एटीपी जो होते हैं, 36 एटीपी एनर्जी यहाँ पे फॉर्म्ड होती है। क्या बोल रहा हूँ? 36 एटीपी एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होती है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। हमने साइटोप्लाज्म के बारे में बात करी थी, वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी, जिसमें केवल 2 एटीपी, इट इज ओनली 2 एटीपी एनर्जी फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे केवल वहाँ पे केवल 2 एटीपी बन रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी 36 एटीपी बन रही है इस सेल ऑर्गेनल के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी आपको मैंने बताया इट हैज ओन डीएनए। फिर से मैं आप बात कर रहा हूँ, इट हैज ओन डीएनए। इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। सॉरी, इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। इट हैज ओन न्यूक्लियस। समझ पा रहे हैं? इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। जैसे एक सेल का न्यूक्लियस होता है, एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का न्यूक्लियस है। इट हैज ओन न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में केवल मदर डीएनए ही पाया जाता है। क्या बात कर रहा हूं मैं? केवल मदर डीएनए ही प्रेजेंस होता है, फादर डीएनए का यहाँ पे प्रेजेंस नहीं होती। बात समझ पा रहे हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इट हैज ओन डीएनए, इट हैज ओनली मदर डीएनए आर प्रेजेंस। बात समझ गए? तो और इसकी वजह से इट इज प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्या बात कर रहा हूं? इसी वजह से ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? तो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी होगी। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया केवल और केवल कहाँ पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये साइट होता है, साइट का मतलब प्लेस, कि जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है, जिसमें 36 एटीपी एनर्जी के बनते हैं और इसका खुद का न्यूक्लियस होता है। और ये एक एग्जाम्पल या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है हमारे यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेल ऑर्गेनल समझ आया होगा। और अच्छी आपको अगर इसके बारे में और बढ़िया जानना है, डीप स्टडी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको भी और अच्छा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा गोल्गी अपैरेटस। जी, गोल्गी अपैरेटस, या जिसे हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, या इसे हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया का इतना ही काम था। माइटोकॉन्ड्रिया के ये कोई सेल है,
ये सेल का साइटोप्लाज्म है, बीचों बीच आपको मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे होता है डीएनए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक ही नहीं होता, एक सेल में हजारों माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं सेल की साइज के हिसाब से। बिल्कुल 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 नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, यूकैरियोटिक। अभी आपको मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आ रहे थे, सॉरी प्रो में कौन कौन आ रहे थे, ये आपको मालूम है, मैंने आपको पढ़ाया रहा होगा तो बताया था, बैक्टीरिया, आर्की और एक था ब्लू ग्रीन एल्गी। केवल इन तीन को छोड़ करके जितनी भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और ये तीन कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो इन तीन में माइटोकॉन्ड्रिया कतई नहीं होगा, ठीक है, बात समझ गए, ओके। और एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है या एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे कहीं हमारा गोल्गी अपैरेटस भी मौजूद होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की, ओके, थैंक यू। आइए हम आगे बढ़ते हैं, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, आपका डाउट क्लियर हो यही मैं चाहता भी हूँ। आइए, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है। एक्चुअली में गोल्गी अपैरेटस के बहुत सारे नाम, आप नाम कह सकते हो, सब नेम आप होता है। हम इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसका एक और नाम होता है किडनी ऑफ द सेल, हम इसे सेल की किडनी भी बोलते हैं। कभी कभार एग्जाम्स में सब नेम आ जाते हैं, है ना, कि इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनल को किडनी ऑफ द सेल बोलते हैं, तो वो सीधा क्वेश्चन आएगा, किडनी ऑफ द सेल। और एक होता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, इसके तीन नाम, क्या बोल रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, या इसे ही हम, ये तीन नाम क्यों, इसके फंक्शन के हिसाब से इसके नाम बनाए गए हैं, ठीक है। आइए, अच्छा मैंने एक बात नहीं बताई है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं कॉलिकर, क्या नाम है उनका, कॉलिकर, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं कौन, कॉलिकर, कॉलिकर जी ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है, ये नाम दिया था बेंडा ने। किसने नाम दिया था, बेंडा, या एक और साइंटिस्ट थे, बेंडा एंड अल्टमैन, ठीक है। ये नाम थोड़े से अजीब हैं पर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हु प्रपोज द नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है किसने प्रपोज किया था, तो वो बेंडा या अल्टमैन, इन दोनों में से कोई एक नाम दिया होगा या दोनों नाम दिए हो सकते हैं, ठीक है। पर डिस्कवर किसने किया था, कॉलिकर ने, ठीक है, बात समझ आई। ये थी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात। आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस को किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्गी, क्या नाम था इनके साइंटिस्ट का, कैमिलो गोल्गी। और गोल्गी जी के नाम पे ही इस सेल ऑर्गेनल का नाम पड़ा गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी इसके डिस्कवर करता है, यानी कि डिस्कवरर हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। ये सेल का इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है, हम इसको तीन नाम जानते हैं, और ये तीन नाम किसकी वजह से बने हैं, इनके फंक्शन की वजह से। ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या होता है, ये आप जानते हैं क्या, ट्रैफिक पुलिस का मतलब क्या होता है कि वो चालान काट देती है, ऐसा नहीं। ट्रैफिक पुलिस का मतलब होता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना इकट्ठा हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ एक जगह पे ना इकट्ठा हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस। तो ऐसा ही है, जैसे ये कोई सेल है और ये दूसरी सेल है, ठीक है। तो इस सेल का जो न्यूट्रिएंट है वो आगे तो जाना है, तो इसका काम केवल इतना है कि जो खाना हमने खाया वो एक ही जगह पे ना इकट्ठा हो जाए। समझ पा रहे हो, एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया, बाकी सेल ऑर्गेनल को खाना मिला ही नहीं। इस काम को ये क्या करता है, रोकता है, प्रोहिबिट करता है, बात समझ गए। तो एक ही जगह पे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फूड सप्लीमेंट है, वो एक जगह पे सेल के ना इकट्ठा हो जाएं, इसको रोकने का काम कौन करता है, ट्रैफिक पुलिस, मतलब सॉरी गोल्गी अपैरेटस। सो इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसी वजह से ये इस काम को रोकता है, यानी कि फूड को एक जगह पे स्टोर होने से रोकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। आइए अब बात करते हैं किडनी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं इसको।
तो ये हमारे सेल के वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, इस वजह से हम इसको किडनी ऑफ द सेल या इसे ही कहते हैं रिमूवल ऑफ डेब्रीज। क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ डेब्रीज ऑफ द सेल। डेब्रीज का मतलब होता है गंदगी, है ना। तो सेल की जो गंदगी या वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। सो इट इज नोन एज किडनी ऑफ द सेल। कि हमारी किडनी का काम भी क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना, यूरिन को बाहर करना। तो यूरिन क्या एक्चुअली में वेस्ट मटेरियल ही तो है। तो ऐसा ही हमारे सेल के भी वेस्ट मटेरियल होते हैं भाई। सेल फंक्शन करेगा, सेल न्यूट्रिशन करेगा, इस वजह से उसमें भी तो कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा। तो जो वेस्ट होगा उसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, बात समझ गए। आइए, इसको पोस्ट ऑफिस क्यों कहते हैं सर? तो इसके पीछे का भी रीजन है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? जैसे आपने मान लीजिए अपनी उनको एक पत्र भेजा है, तो आपने जब पत्र भेजा, आपका पत्र अगर सही जगह पे पहुंचाना है, पर वो पैकेज बढ़िया होना चाहिए, नहीं जो देखेगा वही खोल के पढ़ लेगा। समझ पा रहे? जितने लोगों के पास ये जाएगा सब लेटर खोल के पढ़ेंगे, इसलिए उसकी पैकेजिंग भी होना जरूरी है ना। तो यही काम ये करता है कि एक सेल से दूसरे सेल में जब खाना ट्रांसफर होता है तो उस टाइम पे खाना क्या होता है? खुला नहीं होना चाहिए। तो उसको एक पैकेज में बना करके ये यहाँ से वहाँ डिस्कवर करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। बात समझ गए? जैसे पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? सेल को लेटर को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, है ना। लेटर सुहागी से कहाँ पहुँच गया? चाक घाट। तो सुहागी से चाक घाट पहुँचने के बीच में बहुत सारे लोगों के हाथ में गया आपका लेटर, और उन हाथों में पहुँचते पहुँचते अगर आपका लेटर वेल डिस्पैच या वेल पैकेजिंग नहीं है उसकी, तो जितने लोग देखेंगे उसको आपका जो कोई डिकोड रहा होगा तो वो लीक हो सकता है ना, प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे खाना था इस सेल में, वो यानी ये सेल ए है और ये सेल बी है। तो ए सेल का फूड सब्सटेंस दूसरे सेल में तो ऐसे तो ट्रांसफर होता है एक सेल से हर जगह ना। समझ पा रहे हो भाई? पूरी बॉडी में तो सेल है, तो जो खाना हमने यहाँ से खाया है तो वो हर जगह ट्रांसफर होगा। तो एक सेल से दूसरे सेल में जुड़ा हुआ है पूरी सेल्स। ऐसे ही तो खाना जब ए सेल से बी सेल में जाएगा तो यहाँ से यहाँ खाने को पहुँचाने के लिए हम ओपनली खाना ऐसे नहीं पहुँच जाता है, उसके लिए पैकेजिंग करने का काम करता है। तो वो भी कौन करता है? हमारा गोल्गी अपैरेटस। इस वजह से हम गोल्गी अपैरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है सर? समझ गए? तो ये क्या काम करता है? पैकेजिंग करने का काम करता है और डिस्पैच का भी काम करता है, मतलब यहाँ से वहाँ डिस्पैच करने का काम भी कौन करता है? हमारा गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। इसके डिस्कवर जो किए थे उन्होंने कैमिलो गोल्गी हैं। इसको ट्रैफिक पुलिस क्यों बोला आपको मैंने बता दिया, क्योंकि खाना पूरे सेल में एक जगह इकट्ठा ना हो, ये काम को रोकने के लिए ही ये करता है कौन? हमारा गोल्गी अपैरेटस। सो इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। किडनी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे सेल की डेब्रीज या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। सो इट इज नोन एज किडनी ऑफ द सेल। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं। ये यहीं से हमारा जो टॉपिक है, हमने इसका फंक्शन पढ़ लिया, हमने इसके जो डिस्कवर किया था उनके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम। अच्छा, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? तो ये भी केवल यूकैरियोटिक सेल की ही प्रॉपर्टी है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हमने क्या बात करी कि आपका गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? तो केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाएंगे। हमारा आखिरी टॉपिक सेल ऑर्गेनल है, वो है हमारा, अभी आखिरी तो नहीं कह सकते, अभी इसके बाद भी एक टॉपिक है। आइए बात करते हैं हमारा लाइसोसोम, जो बहुत ज़्यादा पेपर में बनता है। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना इससे, और इससे वनडे एग्जाम में भी और इवन आपके बोर्ड एग्जाम या स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं लाइसोसोम से, है ना। तो लाइसोसोम की भी डिस्कवरी किसने की होगी? आइए उनका नाम जानते हैं। तो उनका नाम है क्रिस्टियन डी दुबे, ये इनका नाम है। किसी दुबे जी ने इसकी डिस्कवरी करी गई होगी पहले समय में, कौन करी थी नहीं सब पता, उनका नाम पता है क्रिस्टियन डी दुबे। ठीक है, तो डी दुबे जी ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम?
तो डी दुबे या क्रिस्टियन डी दुबे डिस्कवर्ड लाइसोसोम। आइए, इसका भी सब नेम है, इसका बहुत प्यारा सब नेम है, क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलना चाह रहा हूं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। समझ गए? ये क्वेश्चन सीधे बनता है, सीधे, कि व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सीधा क्वेश्चन बनता है, 10th में या 9th में क्वेश्चन है भी। तो क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग, आइए समझते हैं। तो देखिए, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? डी दुबे ने। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलने के पीछे का बहुत सारा रीजन है। आइए सबसे पहले समझते हैं, इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोल रहा हूं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास पाए जाते हैं, और वो उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या बोलना चाह रहा हूं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या काम करते हैं? ये इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर? देखिए, इंट्रा और इंटर में फर्क होता है। इंट्रा का मतलब किसी चीज के अंदर, हम बात करें इंट्रा मैटर है तो वो हमारे सेल, हमारे किसी एक कमरे का मैटर हो गया। इंटरनल मैटर है ना, वो आप समझते होगे। अब फिर बात आ जाती है इंटरनेशनल, मतलब दो प्लेस के बीच का मामला। ये क्या है? इंट्रा मतलब सेल के अंदर की बात हो रही है। तो सेल के अंदर का डाइजेशन कौन करता है? लाइसोसोम। किसकी सहायता से करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वो कैसा एंजाइम है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ये कैसा डाइजेशन करता है सर? इसका मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। अगर आपकी सेल को थोड़ी चोट लग गई, अगर आपकी सेल हर्ट हो गई, चोट लग गई, जब हर्ट हो गया आपकी सेल को, तो क्या होगा? सेल को डैमेज और रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? सेल के डैमेज की रिपेयरिंग भी कौन करता है? तो लाइसोसोम ही रिपेयरिंग करता है। बात समझ गए? तो रिपेयरिंग करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, जो हल्का फुल्का डैमेज हो पाएगा, मतलब डैमेज हुआ है, तो उसको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? हमारा लाइसोसोम। ठीक है, अगर पूरी की पूरी सेल ही हमारी क्या है? डैमेज है, या मतलब ऐसा है कि वो सेल को रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो क्या करता है? तो ये पूरी सेल को ही डैमेज कर देता है। कैसे सर? भाई, अब जो हमारे काम के नहीं हो तो फिर खत्म कर दिया जाओगे, मतलब अब आपको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये क्या करता है? ये अपने आप को क्या कर देता है? ब्लास्ट कर देता है। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसके अंदर से क्या निकला? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो पूरे सेल को क्या कर देता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर जाएगा, मतलब खत्म कर देगा। बात समझ गए? नहीं, उनको नहीं, केवल खुद की सेल को। ये सेल के अंदर ही पटेगा, सेल के बाहर नहीं, इसीलिए लिखा हुआ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। हाँ, अगर आपकी सेल जो रिपेयर होने के लायक थी, अगर वो रिपेयर हो गई तो उसको वो रिपेयर कर देगा और ठीक कर देगा। अगर वो रिपेयर होने के लायक नहीं है तो क्या कर देगा? उसको ब्लास्ट, मतलब खुद को ही वो क्या कर देता है? बस्ट करके पूरी सेल को ही वो खत्म कर देता है। सो इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये बात अभी आपको मैंने बताई। तो क्या मैंने बोला आपको कि लाइसोसोम क्या काम करता है? लाइसोसोम हमारे सेल में डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम भी करता है। क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, मतलब आपके सेल में कुछ अगर ऐसा आया हुआ है जो आपकी सेल के लिए ठीक नहीं है, जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया आपके सेल के अंदर, तो उस बैक्टीरिया को ही ये क्या कर देगा? पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा। और कौन करेगा डाइजेस्ट? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, बात समझ गए? अगर आपकी सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है जो आपकी सेल के लिए ठीक नहीं है, तो डिटॉक्सिफाई करने का काम भी कौन करता है? हमारा लाइसोसोम ही करता है। बात समझ गए? अगर उस टाइप में आपकी पूरी सेल को अगर मतलब ऐसा है कि मान लीजिए ये कोई बहुत जबरदस्त बैक्टीरिया आ गया जिसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो आपके पूरे सेल को खत्म कर सकता है, तो ये पूरी सेल को क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। तो जब सेल ही ब्लास्ट हो जाएगी तो ये बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा। बात समझ गए? तो ये था हमारे लाइसोसोम के बारे में।
तो why it is known as suicidal bag of the cell? Because हाँ, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है और इसके पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, और जो क्या करते हैं, अगर सेल हमारी खतरे में है, डेंजर में है, तो ये खुद को क्या कर देता है, ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। एक लास्ट टॉपिक है हमारा ER, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये उसके बारे में जल्दी से थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर ये आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करेंगे आज की क्लास। तो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं। ये दो टाइप से होता है, एक को हम बोलते हैं RER और एक को बोलते हैं SER। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होता है सर? क्योंकि इसके सरफेस के बाहर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इस वजह से जो इसकी सरफेस के बाहर राइबोसोम है, तो इसकी सरफेस कैसी दिखती है, रफ दिखती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको SER क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस के बाहर कुछ नहीं होता, इसकी पूरी सरफेस कैसी दिखती है, स्मूथ दिखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है सर? तो RER का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने का। क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, तो RER करता है। तो सर फिर ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है हमारा फैट या लिपिड बनाता है। क्या बनाता है, फैट या लिपिड। तो SER का फंक्शन क्या है, फैट सिंथेसिस करने का काम करता है हमारा SER। ठीक है, तो ऐसे ER के बारे में बात हो गई। आज हमारा ये वीडियो यहीं तक है। आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करने का काम करिए, जिससे हमको और मदद मिल सके, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू।